हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। हम अपनी वही 11th की क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता था तो हम क्या करते थे, ठीक। और हमने कई सारे फार्मूलेस का या कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाला भी था। साथ में हमने कई सारे कांस्टेंट का भी निकाला था। अप्रॉक्स 20 या 25 के अप्रॉक्स हम लोगों ने निकाले थे। बाकी मैंने बोला था कि आप लोग अपनी बुक उठाइएगा और बुक के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस मिले आपको, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ मिले, आप उनका जो है डायमेंशनल फार्मूला अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिएगा। खैर, अब आगे चलते हैं। तो आगे जो हम लोगों ने जो डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा है, ठीक, इसका यूज़ क्या है हमको पढ़ना है कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, इसके यूजेस क्या क्या है ना। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो फिर से वही बात कि आप सब लोग अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको प्रॉपरली नोट कीजिए। नोट्स अपने आप से बनाइए, है ना, क्योंकि आपको पता है जो आप अपने आप से नोट्स बनाओगे तो वो बढ़िया होंगे, बेस्ट होंगे, ठीक। वरना हम तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा ही सकते हैं, ठीक। तो चैप्टर वही, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, टॉपिक चेंज। टॉपिक क्या? यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या है, ठीक। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ पढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी जानकारी पढ़नी है, छोटी सी इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ये पढ़ रखा है आप सब लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये सबको पता है, बट ये है क्या एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आपको समझ नहीं है। कई बार आप लोगों ने 9th में 10th में क्वेश्चन करे होंगे, है ना। क्या करे होंगे? x प्लस वाई, लाइक x और x प्लस वाई को ऐड करा, कुछ आपको मिल गया, है ना। आपने 2x प्लस 2y को ऐड करा, आपको कुछ मिल गया, ठीक। आपने क्या करा? x को x में ऐड करा तो क्या मिल गया? 2x मिल गया। आपने y को 3y को 5y में ऐड करा, आपको कुछ मिल गया 8y, है ना। आपने 5y से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको क्या मिल गया? 4y। एग्जैक्टली अगर आप देखो, ये सब बताने का मतलब बस इतना सा है। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि हमने x को y में अगर ऐड करा तो क्या ये चीज़ ऐड हो सकती है? ऐडेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो नंबर है, जो वेरिएबल है, x में ऐड होता है और y में ऐड होता है, ठीक। अगर आप देखो तो आपने यहाँ पे x को x में ऐड करा, आपको क्या मिल गया? 2x मिल गया, ऐड हो गया, क्योंकि सेम क्वांटिटी थी, है ना। यहाँ पे आपने y को y में ऐड करा, ऐड हो गया, मिल गया कुछ। क्यों? क्योंकि ये सेम क्वांटिटी थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो y को y से सब्ट्रैक्ट करा, कुछ मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी थी। तो ये एक बात तो हमको क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि जो लाइक क्वांटिटीज़ हैं, लाइक टर्म्स होती हैं, वही जुड़ते हैं और वही घटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा और अच्छा अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो अगर आप सोचो कि आपके पास 2 मैंगो है, ठीक। आपने उसमें 4 एप्पल को जोड़ दिया, 2 मैंगो में 4 एप्पल जोड़ा, तो क्या आपको 6 एप्पल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। या आपको 6 मैंगो मिलेंगे? ये भी नहीं मिलेगा। बात क्लियर? बट अगर आपके पास 2 मैंगो हैं, आप उसमें 4 मैंगोज़ ऐड करो तो आपको पता है 6 मैंगोज़ मिलेंगे। ये करेक्ट है। बात क्लियर? तो यहाँ से आपको एक बात समझना है कि सेम क्वांटिटीज़ में ऐड होती हैं, सेम क्वांटिटीज़ में घटती है ना। ये मामला क्लियर है। ये आप लोग पढ़ चुके हो 9th में 10th में, जब आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल या इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा था, है ना, मैथ्स में, ठीक। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये क्या बोलता है? हम लोग बात करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मान लो आपके पास कोई फिजिकल एक्सप्रेशन है, क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका क्या बोलता है? अगर मान लो आपके पास कोई फिजिकल एक्सप्रेशन है तो उसमें, उस फिजिकल एक्सप्रेशन में हर टर्म्स की जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा
वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक, द डायमेंशंस ऑफ, चाहो तो नोट कर लो, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स है भाई ये, है ना, ऑल द टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। बात क्लियर। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इक्वेशन के थ्रू क्या है। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल्स में आप एग्जाम्पल में लिखिए। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, आप सबने पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, यही तो पढ़ रखी है हम लोगों ने। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये क्या बोलती है, यह बोलती है कि ये जो है, ये टर्म, इसकी डायमेंशंस, ये जो टर्म है इसकी डायमेंशंस, ये जो टर्म है पूरा इसकी डायमेंशंस, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म। बात क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस इतनी सी बात बोलता है कि जितने भी टर्म्स हैं आपकी फिजिकल एक्सप्रेशन में, उन सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, तो आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, ये क्या है, ये हमारे पास, अब यहाँ पे देखो तो तीन टर्म है पूरे के पूरे, एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन तीनों की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चेक करके भी आप देख सकते हो, अगर आपको पता हो तो क्या है, जो v है ये आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, u आपकी जो होती है ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, प्रारंभिक वेग। और a आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और t आपका क्या होता है, टाइम होता है। आप चेक करके देखो, चेक करते हैं हम लोग, क्या ये जो बोल रहे हैं क्या ये सही है। भाई v का आपको डायमेंशन पता है क्या होता है, v होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और इसका डायमेंशंस भी आप लोग पीछे निकाल चुके हैं हम लोग, lt की पावर -1। पहला तो हो गया lt की पावर -1। दूसरा देखो तो ये भी क्या है, वेलोसिटी ही है, ये फाइनल थी ये इनिशियल थी, बट इसकी डायमेंशन तो सेम ही होगी। तो दूसरे वाले टर्म को अगर आप देखो u का, तो u का भी क्या मिलेगा, lt की पावर -1 मिला। अब अगला टर्म क्या है, at। इस पूरे के पूरे डायमेंशन, इस पूरे के पूरे टर्म की जो डायमेंशन आएगी at की, वो कितनी आनी चाहिए, वो भी lt की पावर -1 आना चाहिए। तो at का भी हम लोग देख लेते हैं। a क्या है आपका, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt की पावर -2 होती है। और साथ में t लगा हुआ है, तो t का डायमेंशन क्या आ जाएगा, t। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, lt की पावर -1। देखो मिला। यानी अगर आप देखो तो v बराबर u प्लस ए टी में v का डायमेंशन है lt की पावर -1 है, u का भी डायमेंशन है lt की पावर -1 है, प्लस at का भी डायमेंशन है lt की पावर -1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बोला, ये आपको क्लियर हो गया। क्या बोला इन्होंने बस इतना सा बोला कि जो जितने भी टर्म्स हैं आपके फिजिकल इक्वेशन में, वो एक्सप्रेशन में, उन सबकी डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन भी आप लोग नोट कर सकते हो। आपको पहली पता है v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन इसी की इक्वेशन ऑफ मोशंस की क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका भी आप डायमेंशन चेक कर सकते हो। चेक करके देखो कितना आएगा, क्या इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप चेक कर सकते हो ना। तो चेक करो भाई, क्या, तो चेक करके देख लेते हैं हम लोग दूसरी वाली की भी क्या होती है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, चेक करते हैं इसको भी, क्या इसका डायमेंशन सेम है, क्या इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है या नहीं, या इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। ठीक, तो जब आप चेक करोगे तो ये क्या है आपका s आपको डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम, a आपका एक्सीलरेशन, t आपका टाइम, और हाफ आपका क्या है, नंबर है।
तो एस का जब डायमेंशन आप लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ एस, एस आपके पास लेंथ है तो इसका एल आ जाएगा। यू टी का डायमेंशन आप जब देखोगे पूरे के पूरे का, तो u आपके पास वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन इंटू टी आ गया तो टी भी, है ना। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका मतलब होता है, जब ये जो सामने लिखा हुआ है l माइनस वन का मतलब कि t आ गया अपॉन में, और एक t यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों से एक t गया और बचा क्या आपके पास l बच गया। आगे ए टी स्क्वायर अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी a का क्या होता है एल टी की पावर माइनस टू, और टी स्क्वायर है तो इसका भी क्या मिल जाएगा भाई टी स्क्वायर मिल गया। अगर आप देखो तो ये 2 और ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का ख़त्म, और आपको क्या मिल जाएगा एल मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई डाउट हो रहा हो तो इस पॉइंट को नोट कर लो भाई। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो a की पावर x इंटू a की पावर y, तो ये होता है a की पावर x प्लस वाई, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। अगर सेम बेस वाली क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ये होता है बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर्स या एक्सपोनेंट। तो अगर इनका बेस सेम है तो पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना। अगर डिवाइड हो रही होंगी तो इनकी पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो कहीं हमने लिख दिया a की पावर x की पावर y, तो इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ये होता है इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x इंटू वाई, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। एक और छोटी सी बात याद रखो, अगर मान लो कहीं पे कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमने लिख दिया 1 अपॉन a, तो यू कैन राइट इट a की पावर माइनस वन। अगर 1 अपॉन a की पावर n लिख दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर माइनस n, ठीक। अगर नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब उठा के इसमें रखते हैं, तो s के लिए हमने क्या निकाला l आ गया भाई साहब, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s के लिए हमको क्या मिल गया l मिल गया, और यू टी के लिए भी हमने देखा क्या मिल गया l ही मिल गया, और इस पूरे के लिए भी क्या मिल गया l ही मिल गया, l मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन भी क्या है डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो गई, है ना। मतलब डायमेंशंस जो हैं हर टर्म की कैसी है सेम है, यानी ये इक्वेशन भी जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको फॉलो करता है। हर टर्म की जो डायमेंशंस है वो सेम आ रही हैं, बात क्लियर। और इक्वेशन भी कैसी है आपकी करेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे कोई चेंज आता, ये तीनों अगर इक्वल ना आते, सेम ना आते, तो फिर हम बोल सकते थे कि ये जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यानी ये इक्वेशन क्या है इनकरेक्ट है, बात क्लियर। तो आप तीसरी इक्वेशन, ये काम आपका है, आप तीसरी वाली इक्वेशन जो है अपने आप से चेक करोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका आपको अपने आप से चेक करना है, चेक इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हर जितने भी टर्म्स हैं किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन में, उन सबकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि जितने भी आपके फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उन सबको आप चेक कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हर टर्म की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इक्वेशन आपकी कैसी है करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन आपकी कैसी है इनकरेक्ट है, बात क्लियर। और यही आपका एक यूज़ भी है। अगर आप डायमेंशंस के यूजेस पढ़ने जा रहे थे हम, तो डायमेंशन के यूजेस में एक यूज ये भी हो गया कि टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनका एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम लोग किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। तो एक एग्जाम्पल, एक आपको इसका यूज़ भी मिल गया, एक एप्लीकेशन भी मिल गया कि हम लोग इससे क्या करते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कैसे करेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, ये हमने आपको अभी 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, ठीक। अगला यूज़ जो इसका होता है, अगर मान लो हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि हमको कन्वर्जन करना पड़ता है कई बार, है ना। एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना पड़ता है ना। अगर मान लो आपको लेंथ को कन्वर्ट करना है मीटर से सेंटीमीटर में, तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक।
केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना, तो पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, कई बार कर चुके हैं बचपन में, है ना, क्लास 6, 7, 8 में। 1 घंटे में कितने सेकंड हमको पता है, 3600 सेकंड। बट यहाँ पे भी हमको कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में भी, और उसमें भी ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हेल्प करती है। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन भी कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, है ना। ठीक, तो अगला जो इसका यूज़ होगा, टू यूज़ इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या लिख लेते हैं, PQs। बात क्लियर? ठीक, तो इस पे एक एग्जाम्पल भी समझते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम लोग कई बार चेक करते थे SI सिस्टम से CGS सिस्टम में, MKS सिस्टम में कन्वर्जन करते थे। ठीक, तो आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि टू कन्वर्ट, लिखो क्वेश्चन, आप लोग भी लिख लो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो ये न्यूटन है, दिस न्यूटन, दिस इज द SI सिस्टम, है ना, SI यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज डाइन, डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स बट इन CGS सिस्टम। बात क्लियर? ये भी आपका फोर्स का यूनिट है, ये भी आपका किसका यूनिट है, फोर्स का, बट किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में। और ये आपका किसका है, ये भी फोर्स का है, बट किस सिस्टम में, ये आपका SI सिस्टम में है। बात क्लियर? तो आपको करना क्या है, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को 1 डाइन में, है ना। तो हम, आपको याद होगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक चीज़ पढ़ी थी, जब शुरुआत के लेक्चर्स पढ़े थे, कि जो N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2, ये क्या होता था, ये हमने पढ़ा था कि जो किसी भी जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो N इंटू यू के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी N इंटू यू, वेयर N इज द नंबर एंड U इज द यूनिट। ठीक, यूनिट क्या, अब यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन और भी निकाला था कि N और U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते थे, है ना, और N इंटू यू आपका क्या होता था, कांस्टेंट होता था, है ना। और इसी इक्वेशन हमने फॉर्म करी थी इसी में, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब इसी का यूज़ हम लोग करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि N1 क्या है, ये आपका एक यूनिट सिस्टम में कितना उसका नंबर है ना, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। U1 मीन्स सिस्टम 1, जो भी आपका यूनिट सिस्टम है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इस नंबर को देखो तो ये N1 इसमें क्या है, 1 है, ये इसकी भाई इसका नंबर हो गया, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। और अगर U1 की बात करते हैं तो यूनिट क्या है, न्यूटन, है ना, तो ये न्यूटन क्या हो गई, ये यूनिट हो गई U1। अब इस न्यूटन है क्या, एक्चुअली एग्जैक्टली फोर्स से आता है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आप इसका प्रॉपर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या है ये आपका, अगर डायमेंशनल फार्मूला पता है तो आप लिख सकते हो mLT की पावर -2 होता है भाई। इसमें ये अगर देखो तो ये मास हो गया, ये लेंथ हो गया, या T की पावर -2 सेकेंड हो गया। ठीक, अच्छा, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो आपको पता है यहाँ पे आपको इसका नंबर निकालना है कितना डाइन, यानी कि N2 आपको फाइंड करना है, और आपके पास U2 पता है, U2 क्या है, डाइन। और डाइन भी अगर आप देखो तो जो ये होता है इसका भी जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो यही होगा, mLT की पावर -2। बट ध्यान रखना, अगर CGS सिस्टम में है तो यहाँ पे जो हम लोग ये मास रखेंगे और जो लेंथ रखेंगे, ये सब के सब किस में रखेंगे, ये ग्राम में रखेंगे, ये ग्राम में रखेंगे, है ना, और ये हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे CGS सिस्टम। तो उठा लेते हैं इस फार्मूले को, क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस। तो N1 आपके पास है 1 न्यूटन, और U1 क्या है आपके पास, mLT की पावर -2, यू कैन राइट इट हेयर। एंड N2 आपको निकालना है, N2 को आप N2 ही रहने दो, और U2 आपके पास क्या हो गया, जो U2 है, U2 आपके पास दूसरे सिस्टम में मिल गया, और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यही मिलेगा, mLT की पावर -2। ध्यान रखना,
बट ये किस में है, ये आपका केजी में था एसआई सिस्टम में, ये किस में है, ये आपका सीजीएस सिस्टम में है। तो आप यहाँ पे ग्राम लगा लो और यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लिख लो सीएम। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसकी हेल्प से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। N2 को आप रोक लो, बाकी सबको नीचे भेज दो। तो N2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, M अपॉन में mg, यानी ग्राम वाला ये g देखो इसके नीचे लगा हुआ है। ठीक, आगे L और नीचे L, ये सेंटीमीटर वाला, और ये T की पावर -2 और T की पावर -2। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यहाँ पे। इसको आपने काट दिया। यहाँ पे अगर देखो तो आप ऊपर वाले को कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा मीटर में है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास है, मास का हमारे पास क्या हो गया kg, तो ये हो गया 1000 mg। g आपका नीचे है और नीचे भी m × g, ये आ गया आपके पास ग्राम का। लेंथ भी आप देखो तो मीटर में कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक, l सेंटीमीटर ये आ गया, और नीचे तो हमारे पास ऑलरेडी लेंथ सेंटीमीटर में थी ही, और यहाँ से l और mg कट गया, बचा गया आपके पास देखो, तो आपको मिल गया 10⁵ डाइन। तो एक यूज़ इसका ये भी है, ये आपको पता था कन्वर्जन, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। डायरेक्ट तब हमने इसका कन्वर्जन डायरेक्ट किया था, इस बार हमने इसका कन्वर्जन किससे किया, इसका कन्वर्जन हमने आपकी डायमेंशनल फार्मूला था उसकी हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और कन्वर्जन भी आप छोटा सा लिख सकते हो, चाहो तो अपने आप से कर लेना। क्या क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग, है ना। तो आपको 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। जूल क्या है आपको पता है, ये वर्क का यूनिट होता है, और ये भी आपका वर्क का यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा जो इसका आपका यूज़ हो गया, क्या हो गया, टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक, 2 बातें हो गई। तीसरा जो इसका यूज़ है भाई, पहला क्या हो गया था, हम लोगों ने क्या चेक करी थी, करेक्टनेस चेक करी थी, किसकी, किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन की। ठीक, दूसरा जो इसका यूज़ हुआ वो क्या हुआ, हमने कन्वर्जन किया। किसका कन्वर्जन किया, किसी भी एक सिस्टम से, किसी भी एक यूनिट सिस्टम से किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट किया। किसकी हेल्प से किया, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किया, डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से किया। अगला जो इसका यूज़ है, नेक्स्ट यूज़ होगा इसका, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट यूज़ होगा कि जो भी आपके पास फार्मूले होते हैं, ठीक, थर्ड यूज़ आपका क्या है, जो भी आपके पास फार्मूले होते हैं उन सारे के सारे फार्मूलेस में हमको ये चेक करना है क्या। तो जो तीसरा यूज है इसका, जो हमारे पास तीसरे यूज में क्या होता है, हमने दो कर लिए हैं। पहला जिससे हमने किसी फिजिकल एक्सप्रेशन का करेक्टनेस चेक करा, दूसरा हमने कन्वर्जन कर लिया। तीसरा जो यूज़ है इसका, अगर मान लो आपके पास कोई फार्मूला है ना, कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कोई फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल F = ma। ये फार्मूला आप सबने पढ़ रखा है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही आसान सा। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूले के इस साइड और इस साइड जो डायमेंशंस होती हैं वो कैसी होंगी, सेम होगी। डायमेंशन शुड बी सेम बोथ साइड ऑफ एनी फार्मूला। बात क्लियर। अगर आपके पास कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले के बोथ साइड जो आपकी डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि तीसरा एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं, तीसरे एप्लीकेशन को अगर आप समझो तो क्या बोल सकते हो, इससे हम क्या चेक करेंगे, टू चेक क्या, करेक्टनेस। किसकी करेक्टनेस, ऑफ एनी फार्मूला। किसी भी फार्मूले की हम लोग क्या चेक कर लेंगे, करेक्टनेस चेक कर लेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी एक आध एग्जाम्पल। मान लो यही एक पहला, F = ma, चेक इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसको चेक कर लेते हैं। क्या हमको पता है इस साइड क्या है, ये फोर्स है, और इस फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, F = mLT⁻²। अब रूल हमारा क्या कहता है कि अगर इस साइड फोर्स की डायमेंशन है तो इस पूरे साइड भी क्या होनी चाहिए,
फोर्स की ही डायमेंशन होनी चाहिए। तो हमको इस पूरे साइड यानी कि m इंटू ए जो है आपका, ये किसके बराबर डायमेंशन देना चाहिए, इसके बराबर डायमेंशन दे। तो m क्या है, मास m, और a क्या है, L⁻²। तो ध्यान से देखो आपको क्या मिल गया, F इज इक्वल टू ma में आपको इधर मिल गया mL⁻² मिल गया, और इधर क्या मिल गया, इधर भी मिल गया mL⁻²। कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, यानी कि सही है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला है, ठीक, आप उस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। अच्छा, अगला एक एग्जाम्पल इसी में हम लोग करते हैं फटाक से। आप सबने एक इक्वेशन सुनी होगी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं, है ना। अपनी लैब में खड़े होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार आपने अगर नहीं निकाला होगा तो कम से कम सिंपल पेंडुलम के बारे में सुना होगा, पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होगी, ठीक। तो मान लेते हैं किसी साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके आपका फॉर्मूला दिया होगा। और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक फॉर्मूला दिया T इज इक्वल टू 2π√G/L, ठीक। और आपसे बोला गया कि आप चेक करके बताओ कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द अबव फॉर्मूला। तो आपको इसकी करेक्टनेस चेक करके बतानी है, बहुत ही आसान सा। रूल्स के हिसाब से चलते हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। रूल कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए, वही डायमेंशन उसके राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हैं उन सबकी होनी चाहिए कंबाइन। बात क्लियर। यानी कि इधर ये क्या है, टाइम है, टी, ठीक। और टी फॉर, अगर चाहो तो नोट कर लो, टी फॉर टाइम पीरियड, और जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एल फॉर लेंथ, है ना, ठीक। तो टी का आपको पता है डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टी। टी आपके पास टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला टी, तो यानी कैपिटल टी बन गया। 2π आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2π क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशंस होती नहीं, है ना। तो हमको 2π की कोई डायमेंशन लिखनी नहीं, बचा क्या, जी, ठीक। तो जब आप जी का डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ जी ये क्या होगा, ये एक्सीलरेशन है और इसका डायमेंशन होता है L⁻², पता है। और नीचे क्या है, लेंथ, तो डायमेंशंस ऑफ L, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल L। अब उठा के सबको फॉर्मूले में रख दो, T की जगह T चिपका दो, और 2π की से कोई मतलब नहीं हमको, √G की जगह L⁻², और नीचे L। L ने L को मार दिया और ऊपर से देखो क्या मिल गया, √1/T², और यहाँ से क्या मिल गया, T। क्या ये चीज़ करेक्ट है, नहीं। क्यों करेक्ट नहीं हुई, अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पास है T, और यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/T। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट हुआ, नहीं करेक्ट हुआ। यानी कि अगर साइंटिस्ट साहब ने, जो भी आपके पास साइंटिस्ट था जिसने ये फॉर्मूला दिया, ये क्या है, गलत है। बात क्लियर। अब गलत है तो सही फार्मूला क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट फार्मूला होगा, ये आपको चेक करना है क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं बताता हूँ। टी चेक डायमेंशंस ऑफ द फॉर्मूला, चेक करेक्टनेस कर लेना आप आगे। T इज इक्वल टू 2π√L/G, ये इसका करेक्ट फॉर्म है, और इसका डायमेंशन आपको चेक करके देखना है क्या करेक्ट आता है कि नहीं, ठीक। क्योंकि इधर भी टाइम है और इधर भी टाइम है, जैसे आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ से भी आपको T ही निकल के आएगा, ठीक। तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये अपने आप से करना है,
है ना। ठीक, तो ये हो गया एक एप्लीकेशन इसका, क्या कि हम लोग किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास कोई भी फार्मूला है तो आप ये चेक करके बता सकते हो कि वो फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो आगे बढ़ते हुए अपनी सीरीज़ में तो ये आपको करना है। ठीक, और आसानी से यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, ऐसा कुछ था नहीं बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, है ना। बट एक समस्या क्रिएट होती है, हमने इनके एप्लीकेशन पढ़े, यूजेस पढ़े, हमको 3 यूजेस दिखाई दिए बड़े बड़े। कौन सा इसका एक यूज़ है, एक हमने किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन की करेक्टनेस चेक करी, हमने किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस चेक करी, हमने कन्वर्जन किया इसकी हेल्प से। ठीक, बट एक समस्या इसमें आती है, कौन सी समस्या, उस समस्या को हम लोग ज़रा समझते हैं। हमको पता है जो करेक्ट फॉर्म है t = 2π√L/g, ये है करेक्ट फॉर्म। ये आपके पास टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशंस जो होंगी वो कैपिटल T होंगी, है ना। इसकी डायमेंशंस पूरे की भी क्या होंगी, कैपिटल T होंगी, कोई दिक्कत। बट ये जो है ये आपका नंबर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस, है ना। अब जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस बोलता है वो बोलता है कि अगर आपके पास कोई फार्मूला है तो उसके दोनों साइड क्या है, डायमेंशंस अगर सेम है तो आपका जो फार्मूला है वो फिजिकली करेक्ट है। आपका फार्मूला कैसा है, करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, सॉरी फिजिकली करेक्ट नहीं है, कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर हम बोलें तो ये फार्मूला जो है ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक, दूसरी बात, हमको पता है कि 2π होता है, तो ये फॉर्मूला अगर देखो तो फिजिकली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। बट प्रॉब्लम इज दैट अगर इफ हमने बट एंड इफ बोथ, बट अगर हम इस फॉर्मूले को लिख दें t = 4π√L/g, अब आप इसकी डायमेंशंस चेक करो, चेक दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको मिलेगा कि ये जो फॉर्मूला है इसका इधर भी t आएगा और ये तो 4π है, इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे जो है इसका भी क्या मिलेगा, t ही मिलेगा। यानी कि जो फॉर्मूला है आपका कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका फॉर्मूला है, हमने क्या रिजल्ट निकाला, हमने रिजल्ट ये निकाला कि ये जो फॉर्मूला है ये नीचे वाला, ये देखो अगर आप तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। बात क्लियर, क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रियल फार्मूले में आपके 2π आता है और अगर आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, 4π लगा रखा है। तो ये एक लिमिटेशन है कि अगर हम बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस किसी फार्मूले की करेक्टनेस चेक करते हैं तो हम बस ये बता सकते हैं कि वो फिजिकली और डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। बात क्लियर, और हम ये नहीं बता सकते कि वो फिजिकली करेक्ट है कि नहीं। अगर आप देखो तो आपने एक इक्वेशन अभी हमने चेक करी थी, S = ut + ½ AT², है ना। हमको पता है कि ये भी लेंथ था, ये भी पूरा का पूरा लेंथ ही आया था और ये पूरा भी क्या आया था, लेंथ के बराबर ही आया था। बट प्रॉब्लम इज दैट ये जो हाफ है ये इस इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को फिजिकली करेक्ट करता है। हम इस हाफ को हटाकर यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं, 1000 लिख दो, 10⁻7 लिख दो, लिख दिया। क्या ये इक्वेशन करेक्ट होगी भाई? अगर आपसे कोई पूछे S बराबर क्या होता है, अगर आपको सेकेंड लॉ इक्वेशन यूज़ करनी है मोशन की, तो आप बोलोगे S = ut + ½ AT², ना कि 10⁻7 AT²। बात क्लियर? तो ये इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट हो गई,
तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फॉर्मूले या किसी भी फिजिकल इक्वेशन की जो फिजिकल एक्सप्रेशन है उसको ये चेक कर सकते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो फिजिकली करेक्ट है नहीं या नहीं, ये नहीं चेक कर सकते, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक। तो ये कुछ इसके बेसिक यूजेस हो गए। अच्छा, इसके यूजेस और भी बहुत सारे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमने बता दिया उसके बारे में कि चलो एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं कुछ एक एग्जांपल फोर्स ले लेते हैं, है ना। और हमने बता दिया जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास और एक्सीलरेशन पे, ठीक। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, है ना, उन्होंने एक रिलेशन निकाला कि फोर्स जो है वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये बताना है कि क्या वो जो डिपेंडेंसी है वो किस टाइप की है। चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज टू द डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डेराइव द रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, by the help of dimensional analysis create या develop या by the help of dimensional analysis, by the help of dimensional analysis establish the relation between या amongst कर लो, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, amongst the physical quantities। बड़ा लंबा चौड़ा हेडिंग हो गया, ठीक। अच्छा, कैसे हम लोग ये चेक करते हैं, कैसे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन डेवलप करते हैं, है ना। कैसे हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ये भी आपका एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। बात समझे? मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको दिया गया है फोर्स, ठीक, बोला गया है फोर्स act on any particle is given as कैसे? F is equal to a plus bt plus ct स्क्वायर। साथ में आपको कुछ दे दिया गया है, बोला गया है F is force, T is time and A, B, C are constant, ठीक। ये क्वेश्चन है और आपसे बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। तो आपको A, B, C के डायमेंशंस बताने हैं। बात क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा। तो इसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे हम लोग रिलेशंस, अगर मान लो आपके पास कोई फॉर्मूला दिया हो ऐसा ऐसा, ठीक, या कोई रिलेशन दिया हो और उसमें कुछ एक अननोन क्वांटिटीज़ हो या कुछ एक कांस्टेंट वगैरह हो और आपसे बोला जाए कि आप उस जो आपके पास अननोन क्वांटिटी है, जो भी आपके पास वेरिएबल है या जो भी आपके पास कांस्टेंट है उसमें, उसका जो आपको अगर डायमेंशन फार्मूला आपको बताना हो तो कैसे हम लोग बताते हैं,
ठीक, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। रूल क्या कहता है? रूल बोलता है कि अगर ये आपके पास फोर्स है, क्या बोलता है? फोर्स, है ना। और ये भी अभी हम लोगों ने एक चीज़ याद करें, अगर आप थोड़ा सा याद करते हैं तो अभी हमने लास्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम की कोई चीज़ पढ़ी थी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? अगर आपके पास कोई फिजिकल एक्सप्रेशन है तो उसके हर टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होना चाहिए। यानी अगर आप देखो तो F बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इसमें टोटल कितने टर्म हुए? 3 हुए, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और ये फोर्स हो गया। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? mL⁻²। यही डायमेंशनल फार्मूला इसका भी होना चाहिए, यही आपका इस पूरे का भी होना चाहिए, और यही आपका इस पूरे का भी होना चाहिए। बात क्लियर? अगर आप सी टी स्क्वायर का देखो तो इसका भी पूरे का क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, और बी टी का भी यही पूरा होना चाहिए, और ए का भी यही पूरा होना चाहिए, तभी तो ये फिजिकली करेक्ट हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं अलग से। तो अगर आप देखोगे फॉर ए के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ए का जो डायमेंशनल आएगा वो किसके बराबर आएगा? डायरेक्टली फोर्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि mL⁻²। ठीक, अगर आप बी का कैलकुलेट करते हो, बी और बी के साथ क्या है? टी का मतलब टाइम, तो टी का क्या होता है? टी का टी हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये फिर पूरा किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा, यानी कि mL⁻² के बराबर होगा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो जब ये टी नीचे की तरफ जाएगा इधर, है ना, फिर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, वरना आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। तो बी आपने रोक लिया और टी को नीचे भेज दो, तो टी को भेजोगे तो mL⁻² अपॉन में टी, है ना। और ये टी नीचे वाला जब फिर ऊपर आएगा तो इसकी पावर फिर से माइनस में हो जाएगी, और माइनस में हो जाने का मतलब कि ये क्या मिल जाएगा? mL⁻³ बात क्लियर? इसी तरीके से अगर आप सी का देखो, ये इधर देख लेते हैं सी का, तो जो डायमेंशनल आपका एफ का है वही आपका सी टी स्क्वायर का भी होना चाहिए, तभी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। तो जब ये सी टी एफ का आपको पता है mL⁻² होता है, ठीक, सी का आपको निकालना है, और टी आपके पास क्या है? टाइम, टी का स्क्वायर उठा के नीचे की तरफ पटको, ये ऊपर चला जाएगा, तो सी का आपको क्या मिल जाएगा? mL⁻⁴। बात क्लियर? तो आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जिसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, वो तो डिपेंड करता है ना। तो हम उसकी उन जो आपके पास कांस्टेंट हैं उनका भी डायमेंशनल फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बात क्लियर? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। एक क्वेश्चन बहुत साल पहले, तो आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आया था जेई में। क्या आया था कि आप सबने वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, या आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी होगी, PV = RT पढ़ रखी है थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये जो PV = RT इक्वेशन है ये आइडियल गैस के लिए है, बट चूंकि आइडियल गैसेस तो होती नहीं है, तो एक और इक्वेशन डिड्यूस करी गई जिसको हम लोग बोलते हैं वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन आया था जेई में, बहुत साल पहले का है ये, अभी रिसेंट में नहीं है। आपको बोला गया, इक्वेशन दे दी गई P + A/V, P + A/V, है ना, V - B, ठीक, = RT। आपको इक्वेशन दे दी गई। अच्छा, ये यहाँ पे V² होगा, P + A/V², V - B = RT। दिस इज वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? वॉन्डर वॉल इक्वेशन, है ना। तो आपसे बोला गया कि इस इक्वेशन में
ये जो ए एंड बी हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक, क्या बोला गया? फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। अब आते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन पे। अच्छा, हमको पता है कि ये जो P है ये A/V² है ये, और साथ में क्या है V माइनस B, ये पूरा का पूरा RT के बराबर है। अच्छा, काम की बात क्या है? काम की बात अगर आप सोचो तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि अगर दो आम हैं, दो मैंगो हैं, तो दो मैंगो, जो मैंगो है, जो आम है, वो आम में ही जुड़ेगा, आम आपका ऑरेंज में नहीं जुड़ जाएगा। बात क्लियर? यानी कि जो अगर कोई क्वांटिटीज़ कहीं पे जुड़ रही हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक और ये पूरी की पूरी दो जुड़ रही हैं, तो ये दो क्वांटिटी तभी जुड़ पाएंगी जब ये क्वांटिटीज़ कैसी हों? सेम। बात क्लियर? यानी कि अगर ये प्रेशर है तो ये वाली भी पूरी क्या होनी चाहिए? प्रेशर होनी चाहिए। P फॉर प्रेशर। ठीक, अगर ये प्रेशर है तो ये पूरी भी क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए? प्रेशर होनी चाहिए, तभी तो ऐड कर पाएंगे, है ना। तो जब आप A का देखोगे तो फॉर A, जब A के लिए आप निकालने के लिए आओगे तो आपको पता है कि क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू क्या? डायमेंशंस ऑफ A/V²। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी तभी तो ऐड कर पाओगे। अरे आपको पता है ना कि x प्लस x, तभी तो आप ऐड कर सकते हो कि 2x होगा। ठीक, अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उनका मतलब कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम होगी, है ना। तो प्रेशर आपके पास क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का हमको पता है mLT⁻², और नीचे L², और यहाँ से ये तो आपको A निकालना है। V क्या है? V आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब L3, और पूरा स्क्वायर भी है तो L⁻⁶ हो जाएगा ये। अभी कर लेते हैं आगे एक लाइन बढ़ा के, तो थोड़ा सा कट पीट कर लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा mL⁻⁻1 t⁻², और यहाँ से आ जाएगा A/L⁻⁶, और इस L⁻⁶ को इधर भेजो तो A की जो डायमेंशंस मिलेगी mL⁵ t⁻²। तो ये देखो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया आपको A का डायमेंशन। आसान सा था, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं था। ठीक, कैसे किया? आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखो ध्यान से तो V और माइनस B कर रहे हैं, यानी कि जो V है वही तो B होगा, तभी तो माइनस हो सकता है। यानी कि जो डायमेंशंस जो होंगी, डायमेंशन ऑफ V वही इक्वल होगी किसके? डायमेंशन ऑफ B के। बात क्लियर? तो V क्या है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया? L3, तो यानी B का भी डायमेंशन क्या हो गया? L3 भी हो गया। खत्म। क्वेश्चन में कुछ था? नहीं था। तो आपको बस सीधे सीधे ऑप्शन पे जाना था और देख लेना था जहाँ पे A पे क्या मिल जाए mL⁵ t⁻², और B पे क्या मिल जाए L⁻3, तो वही आपको करेक्ट कर देना था। बात क्लियर? तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, कैसे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की का जो फॉर्मूला है उसमें अगर कुछ कांस्टेंट वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं तो उन कांस्टेंट्स का कैसे हम लोग चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली उनका डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो चलते चलते एक क्वेश्चन और इसमें करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में एंट्री करेंगे। तो बाकी की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन, नोट कर लो आप। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी, क्वेश्चन आप नोट करो एक छोटा सा, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, कैसे गिवन है? v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। अब ध्यान देना, ये हमारा प्लस का साइन है और ये हमारा है t, है ना। ऐसा मत कर देना कि आप लोग t और प्लस को मैच कर दो, ये हमारा t हो गया, है ना। तो आपको बताना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ
A B C and D। वाह भाई वाह, बड़ा सा है, देखने में भी लग रहा है कि हाँ है कुछ। ठीक, तो बस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल क्या है? पहला रूल कि अगर कोई फिजिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो उसके हर टर्म की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, अगर कहीं पे कोई प्लस या माइनस हो रहा है, यानी कि जो अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ या घट रही हैं, तो अगर वो सेम होंगी यानी समान होंगी यानी इक्वल होंगी, तभी वो जुड़ या घट सकती हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। हमको पता है कि जो v है, इधर v है, तो इधर भी हर जो टर्म हैं ये क्या होनी चाहिए? v होनी चाहिए। यानी ये a ये भी v के बराबर हो, ये जो bt है ये भी पूरा v के बराबर हो, और ये जो c अपॉन d प्लस t है ये भी क्या हो? पूरा का पूरा v के बराबर हो। ठीक, तो a की डायमेंशन आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या? lt की पावर -1, क्योंकि ये तो v के बराबर ही हो गया। जब आप b की देखोगे तो b का जो डायमेंशन होगा वो आ जाएगा b इंटू टी, यानी b, और t का मतलब टाइम, तो t, और इधर lt की पावर -1। तो आप देखोगे तो इस t को नीचे पटकोगे, इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, तो जो b का डायमेंशन आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? lt की पावर -2। ठीक, अब बात आती है c अपॉन d प्लस टी की। ये क्या चीज़ है? इस पूरे की भी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? lt-1 के बराबर होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि सर नीचे भी d है, ऊपर तो कुछ था ही। तो हमने क्या बताया? हमने क्या बताया, जब भी अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो ध्यान से देखो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी अगर ये टाइम है तो ये d वाला भी क्या होना चाहिए? t होना चाहिए, तभी तो ये ऐड होगी। यानी कि ये नीचे क्या है? पूरा का पूरा टाइम t। ठीक, तो ये बन गया c अपॉन में t, और यहाँ से मिल गया lt की पावर -1, और c का जो डायमेंशन मिला वो क्या मिल गया? ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, c आपके पास क्या मिल गया? c का जो डायमेंशन है वो मिल गया आपको l। और d का भी अगर आप देखो तो हमने क्या बताया? जो d का है यानी डायमेंशन ऑफ d जो होगा वही डायमेंशन ऑफ t के बराबर होगा। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, है ना। तो d का जो डायमेंशन होगा वो आ जाएगा केवल t। तो ये देखो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। d का भी हमने निकाल लिया, c का भी निकाल लिया, a का भी निकाल लिया, b का भी निकाल लिया। बात क्लियर? ठीक, तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं जेईई वगैरह में, और थोड़ा सा हम लोग इसके कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, है ना। अगर कोई कमी हो लेक्चर में तो आप बता सकते हो, अपने रिव्यू दे सकते हो, और उस पर हम विचार करेंगे, जो भी समस्या होगी उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक, बाकी आप देखिए इस लेक्चर को, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होगी पढ़ने के लिए। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।